जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। किसी हिस्टोरिकल इवेंट यानी ऐतिहासिक घटना को बार बार याद करने का मतलब जरूरी नहीं है कि बदला लेना ही हो। इसके दो अहम मकसद होते हैं। एक तो ये कि जालिम कभी भी हाई मोरल ग्राउंड ना ले पाए, यानी जब भी कोई भेड़िया मुंह में घास खोस कर अमन पर भाषण दे, तो उसके सामने उन मजलूमों की हड्डियां रख दी जाए जिन्हें वो निगल चुका है। दूसरा ये याद रखना है कि नाइंसाफी का असर कितना हुआ है, यानी अगर आप किसी पर जुल्म करने की सोचो, तो पहले ये समझ लो कि ये कितना दुखदाई है, कितना इनह्यूमन है और कितने साल की जिल्लत का सबब बनने वाला है। खैर, सियासी तमाशे में जिल्लत का कोई खास मतलब तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने सबसे बड़े सपोर्ट बेस यानी जनाधार वाले नेताओं को निपटा कर नरेंद्र मोदी ने मामूली लोगों को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इनमें से एक तो ऐसे हैं जो इस चुनाव में पहली बार विधायक बने हैं। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, अपने अपने राज्यों में इनके सपोर्ट बेस के सामने ये जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो कहीं नहीं टिकते हैं, बल्कि उनका विधायक बनना भी इन्हीं के जनाधार के चलते ही हो सका है। इन सभी स्टेट्स में ही नहीं, हर राज्य में नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट बेस वाले नेताओं को निपटा कर बिना कोई सपोर्ट बेस वाले नेताओं को आगे किया है। और फिर चाहे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो या राजस्थान में भजन शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल हो, हरियाणा के खट्टर, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं, कर्नाटक में बोमई है, त्रिपुरा में मानिक साहा हो, बिहार में रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद, या असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तराखंड में अपना विधानसभा चुनाव तक हार गए पुष्कर सिंह धामी हो। नरेंद्र मोदी को बीजेपी में ऐसा कोई नेता कभी पसंद नहीं आया जिसका अपने स्टेट में अच्छा खासा सपोर्ट बेस रहा हो। जिन नेताओं का जनाधार रहा है, नरेंद्र मोदी ने उन्हें निपटा दिया है, अहमियत कम कर दी है या मार्गदर्शक मंडल का सलाहकार बना दिया है। इनमें अडवाणी से शुरू हुई कहानी मुरली मनोहर जोशी, येदुरप्पा, उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेता के तौर पर उभरे केशव प्रसाद मौर्य, कल्याण सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, सुशील कुमार मोदी, सर्वानंद सोनीवाल, मंदिर आंदोलन के सभी नेता, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया वगैरह 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 शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हीं नेताओं को अहम पद दिए हैं जिनका अपना कोई जनाधार नहीं रहा है। इसी के चलते ये लोग मोदी जी की वाहवाही में लगे रहे
और सिर्फ मोहरे बने रहें, यही इकलौता मकसद रहा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री तमाम पॉपुलर नेताओं को दरकिनार करके इसीलिए बनाया गया था। मगर आज योगी उत्तर प्रदेश में एक बड़े सपोर्ट बेस वाले नेता हैं। पॉपुलरिटी में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं। यकीनन वो भी खटक रहे होंगे, किसी दिन एक पर्ची ऊपर से उनके लिए भी आ सकती है, उनसे भी भरे मंच से पर्ची खुलवाई जा सकती है। जानकारों को फिक्र इसलिए है कि बीजेपी में अदना सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है कि टैग लाइन में उनको भी कहीं शिवराज सिंह चौहान न बना दिया जाए। वैसे कांग्रेस के बुड्ढों को बीजेपी के नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन से सीख लेना चाहिए। बीजेपी से लाख विरोध सही, लेकिन उन्होंने जैसे अपने बड़े नेताओं को मैनेज करके नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है वो शानदार है। कांग्रेस को सुझाव है कि इन बुड्ढों को केंद्र की राजनीति से दूर करके नए यंगस्टर्स को आगे बढ़ाएं। खैर, अब इस तस्वीर को देखें। ये नए भारत की लोकसभा के अंदर का नजारा है, जहां विजिटर्स गैलरी से कूदे और अंदर रंगीन गैस उड़ाते मनोरंजन और सागर शर्मा आतंकवादी नहीं थे। ये उनके धर्म से ही तय हो चुका था। मतलब शर्मा जी घुसे तो घुसपैठिए हैं, अब्दुल घुसा होता तो आतंकवादी होता। आईएसआईएस, हमास और आईएसआई से उसके रिश्ते होते। खैर, मनोरंजन और सागर शर्मा के दो साथी नीलम और अमोल शिंदे जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाए, वो संसद के बाहर वैसा ही करते पकड़े गए। शुरुआती जांच से पता चल रहा है कि कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले मनोरंजन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा बैटरी रिक्शा चालक है। वहीं नीलम हिसार हरियाणा की तो अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। बाहर पकड़े गए नीलम और अमोल ने बेरोजगारी से परेशान होकर ऐसा काम किया है और कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। कहने का मतलब है कि देशभक्त भी हैं, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी धारा 144 के वायलेशन के तहत करी गई है। कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारी के चलते युवा इतने बेहाल हैं कि विरोध करने के लिए वो शहीद भगत सिंह का तरीका अपना रहे हैं। मगर ये मुद्दा देश की चर्चा से बाहर है। जनता भी इस मुद्दे पर वोट नहीं करती है। एक सेक्युलर कंट्री का प्रधानमंत्री इसी देश में सिर्फ धर्म 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 खेलकर चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहा है और मनोरंजन और सागर बेरोजगारी के चलते संसद में कूद रहे हैं। कुछ भी हो, किसी को भी इस तरह संसद में नहीं कूदना चाहिए। मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। यह तरीका अंग्रेजों के वक्त कारगर था, जब सरकार और जनता संसद में बॉम्ब फेंकने का मकसद समझती थी। और मुसलमानों को तो कतई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और अगर सदन में मोदी जी रहते तो समझिए कि उनकी हत्या की साजिश का इल्जाम भी लग चुका होता। वैसे भी मोदी जी के हर चुनाव के पहले ऐसा होता भी रहा है और इसी संसद में बैठकर बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ये जबरदस्त अचीवमेंट हासिल करने वाले साहिब को टॉमी मीडिया रोज महान बताता है। फिर उसी संसद में रोजगार देने की बात कैसे हो सकती है? रोजगार मांगना, सवाल पूछना, क्रिटिसाइज करना देशद्रोह है। जो भी ये सब करे उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दरअसल सत्ता ने बेरोजगारों को भीख मांगने, पकौड़ा तलने या रिक्शा खींचने के लिए मजबूर किया है। हर पढ़ा लिखा युवा ऑटो ई रिक्शा नहीं चला सकता है या सब्जी लेकर सड़क पर नहीं बैठ सकता है। हाँ, बैठ नहीं सकता है लेकिन है सड़क पर ही। बाप कर्ज लेकर पढ़ा रहा है, कर्ज कैसे उतरेगा पता नहीं। किडनी, खून, लिवर सब दांव पर है। कोई जयप्रकाश नारायण भी नहीं है जो सबको रामलीला मैदान में ले आए। 20, 25 और 30 साल के नौजवान काफी परेशान और निराश हैं। सरकार ने उन्हें अनाथ छोड़ दिया है, घर वालों ने आवारा मान लिया है। प्रधानमंत्री को इन सभी युवाओं को अयोध्या में बुलाकर 24 घंटे के लंगर और राम के नाम पर भीख का इंतजाम कर देना चाहिए। 45 साल तक भीख मांगने का उनका तजुर्बा दिए जलाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भीख मांगने का रिकॉर्ड बनवा सकता है। डिजिटल भीख, भिखारी मंत्रालय, आत्मनिर्भर भिखारी, बैग इन इंडिया, विकसित भिखारी भारत जैसी कई स्कीम्स 2024 के मैनिफेस्टो का हिस्सा बन सकती हैं। वहीं बेरोजगारों को जेल में भरने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा बेरोजगारों को जेल भरो आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। जेल में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी ही। तो मिलते हैं हम भी अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ना, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग से डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।